गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला टॉपिक है आपका इकोलॉजी। ठीक है, पहला लेक्चर है, लेकिन इससे पहले मैंने जो लेक्चर्स लिया था उसमें डिस्कस किया था मैंने सिलेबस, उसमें टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपको हाउ टू स्टडी, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी करने से पहले कि आज कॉपी और पेन संग लेके बैठिए, क्योंकि जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको इतनी आसानी से किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। क्योंकि बुक्स में लिखा है लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए जो मैं करा रहा हूँ उसको सिस्टमेटिक ढंग से आप कीजिए, और यदि कोई डाउट्स रह जाता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, लेकिन आज कॉपी और पेन संग लेके बैठिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा मैं आपको पीडीएफ तो उपलब्ध करा दूँगा, लेकिन पीडीएफ से ज़्यादा ज़रूरी है आप संग की संग इसको बनाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए आपको रिकॉल करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, आप अच्छा लिखोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अलग लिखोगे सबसे अलग लिखोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको अपने आप को अलग साबित करना तो आपको किताबों से भी अच्छा लिखना होगा। किताबों में जो लिखा है, कई किताबें मैं देखता हूँ उसमें किताबों में नॉर्मली लिखा रहता है, लेकिन आपको उससे भी अच्छा विशेष लिखा होना चाहिए, आपको अच्छी बुक से पढ़ना होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी, है ना। चलिए इकोलॉजी जो शब्द दिया गया था, इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी जो शब्द का प्रतिपादन किया गया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने, ये एक प्राणी वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में दिया। यानी 1869 ईस्वी में इन्होंने, अर्नेस्ट हैकेल जो प्राणी वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। ठीक है, इसका अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है पारिस्थितिकी, है ना, ठीक है। ये अब देखिए, ये देखिए पारिस्थितिकी, है ना, आपने देख लिया। अब लेकिन इकोलॉजी होता क्या है ये भी तो देखना हमको, इकोलॉजी होता क्या है ना। सपोज दैट जी आपका पेड़ है, या नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, है ना, ये आपका पेड़ है, ठीक है। अब ये आपका सन है, क्या है, सन है, ठीक है। अब यहां आपका वाटर है, ये एयर है, सॉइल है, मिनरल्स है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इनके पास है। इस पेड़ को अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए यानी कि ग्रोथ जब स्टार्ट होगी, ये तो मैंने फोटो बना दिया बड़ा, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो इसको सनलाइट, अपने भोजन के लिए सनलाइट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो सनलाइट की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेगा। यानी भोजन के लिए इसको सनलाइट चाहिए नहीं चाहिए, वाटर चाहिए इसको, सांस लेने के लिए CO2 गैस चाहिए, ठीक है, सॉइल चाहिए इसको। भाई पानी जो आता है सॉइल के माध्यम से ही तो आता है, जड़ों में जो पहुंचता है सॉइल के माध्यम से ही तो पहुंचता है। मिनरल्स, ग्रोथ के लिए मिनरल्स भी चाहिए इसको, जो सॉइल में मिले रहते हैं। तो अब देखिए, ये पेड़ पौधे और ये सन क्या है, वाटर क्या है, एयर क्या है, सॉइल क्या है, मिनरल्स क्या है, ये सब क्या है, ये आपके क्या है, इधर ये वाले भाग पूरे क्या है, अजैविक, है ना, क्योंकि इनमें जैविक क्रिया नहीं होती, है ना। और जबकि पेड़ पौधे जीव जंतु
प्राणी, ठीक है, ये सब क्या है? जैविक। क्या है? जैविक। समझ में आ गया? ये सब जैविक हैं और इनको अपनी आवश्यकता के लिए किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है? इन सब के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। बताइए, तो जब डिपेंड होना पड़ रहा है, इन्हीं से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, भोजन भी प्राप्त कर रहा है इन्हीं से, है ना, इन्हीं से अपने भोजन की प्राप्ति कर रहा है, इन्हीं से अपनी यानी कि अपनी सांस लेने की भी इनके ऊपर डिपेंड है ना, और पानी के लिए भी डिपेंड है। तो इन दोनों के मध्य में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। क्या होती है? अंतःक्रिया। तो जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, इट डिवाइड इन 2 ब्रांचेस, है ना, 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला ओटो इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया? ओटो, जब केवल एक ही स्थान पर, यानी एक ही स्थान पर, केवल एक स्थान की बात हो रही है, केवल एक ही स्थान पर, है ना, रहने वाले, एक ही स्थान पर रहने वाले केवल एक जीव अथवा जंतु अथवा प्राणी अथवा पौधा और उस पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं ओटो इकोलॉजी। ठीक है, यानी केवल एक ही स्थान पर रहने वाले, जब केवल एक ही जीव जंतु या प्राणी और उस पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओटो इकोलॉजी। और दूसरा कह सकते हैं, यह जब केवल एक ही जीव या जंतु या प्राणी या पौधे और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए साइनिको, दूसरा है साइनिको इकोलॉजी, है ना। इसको बोलते हैं हम समुदाय पारिस्थितिकी, तो आप लिख ही लेना। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, अब इसमें देखिए समुदाय की बात चल रही है, तो समुदाय में तो कई जातियों के होंगे। तो एक ही स्थान पर रहने वाले, ठीक है, विभिन्न जाति के पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी और उस पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय, यानी साइनिको इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि
जब एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय, ठीक है, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं जब एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न जीव जंतु, प्राणी अथवा जंतु और उसके वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के मध्य अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइनिको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है। अब जो साइनिको इकोलॉजी है, साइनिको इकोलॉजी, ठीक है, इसको भी कई 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला आबादी पारिस्थितिकी। ठीक है, दूसरा बात है डिवाइड किया इन्हें समुदाय, ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी। तीसरा परितंत्र, नहीं, या पारिस्थितिकी तंत्र बोल लो, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी, ठीक है, इसको पारिस्थितिकी की जगह पारिस्थितिकी बोल लो। ठीक है, अब देखिए, अब इन तीनों में अंतर क्या है? आबादी की बात चल रही है तो इसमें एक ही जाति के होंगे, एक ही जाति के पेड़ पौधे अथवा जीव जंतु प्राणी का अध्ययन किया जाता है ना, और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, है ना, अजैविक तत्वों के मध्य, ठीक है, अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में गया? समझ आया? यानी एक ही जाति की होनी चाहिए, जबकि समुदाय में क्या होता है? विभिन्न जाति के, विभिन्न जाति की कौन कौन होंगे? पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, प्राणी, अजैविक तत्व और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का। ठीक है, यानी कि विभिन्न जाति के कौन होंगे? जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणी व अजैविक तत्व, है ना, व अजैविक तत्वों के मध्य रिएक्शन, अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र देखो, इसमें क्या होता है? जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य, जैविक व अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, अंतःक्रिया व ऊर्जा का प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए, इसमें क्या होता है? जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया और ऊर्जा का प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि उन जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें एक ही जाति के होंगे, इसमें विभिन्न जाति के होंगे, जबकि इसमें संपूर्ण जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया और उसमें होने वाले ऊर्जा का प्रवाह का, यानी ऊर्जा किस दिशा में
प्रवाह हो रहा है, फ्लो ऑफ द एनर्जी इन विच डायरेक्शन इज नॉन एज द, क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब ये तो दो भागों डिवाइड थी। अब देखिए इसको निवास स्थान के आधार पर भी, निवास स्थान के आधार पर भी, निवास स्थान के आधार पर भी, स्थान के आधार पर, आधार पर दो भागों में डिवाइड किया है। निवास स्थान के आधार पर भी इकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया है, ध्यान रखिए। पहला जलीय, दूसरा स्थलीय। ठीक है, अब जली में भी दो भाग हो गए, एक शुद्ध जल और या दूसरा खारा पानी का जल। इसको शायद शुद्ध को ताज़ा पानी का भी जल बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से। देखते एक मिनट। देखिए शुद्ध को स्वच्छ, स्वच्छ पानी का है ना, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल है ना, जल बोल लीजिए, जल पारिस्थितिकी। ठीक है, और दूसरा खारा पानी है ना। अब शुद्ध जल में कौन कौन से होते हैं? देखिए शुद्ध जल आपको कहाँ प्राप्त होता है, यह स्वच्छ जल कहाँ प्राप्त होता है? नदी में। ठीक है, इस नदी में। और कहाँ मिलता है? तालाब में। और कहाँ मिलता है? स्ट्रीम में। ठीक है, ये आपको क्या मिलता है? स्वच्छ जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब खारा पानी आपको क्या मिलता है? समुद्री जल। समुद्री जल पारिस्थितिकी है ना। पारिस्थितिकी। ठीक है, कितना आ गया? अब स्थलीय में देख लीजिए, स्थलीय में देख लेते हैं हम। अब देखिए पहला ग्रासलैंड। ठीक है, इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी है ना, यानी घास। ठीक है, ग्रास के बाद क्या आ गया? फॉरेस्ट। इसको बोलते हैं वन ही है, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी। फॉरेस्ट के बाद क्या बोलो? स्थलीय या डिजर्ट ले लो, डिजर्ट, डिजर्ट जिसको बोलते हैं मरुस्थलीय। अच्छा स्थलीय तो है ही ना, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी। अब एक और ले लो इसमें, फसल, फसलीय पारिस्थितिकी है ना। यानी कि स्थली के अंदर भी चार हो गए, ग्रासलैंड हो गए यानी घास। ठीक है, सेकंड नंबर पर बनी है यानी कि जिसको फॉरेस्ट बोलते हैं, तीसरे पे डिजर्ट जिसको मरुस्थली बोलते हैं, और चौथे पे फसली है यानी कि जिसको क्रॉप है ना, क्रॉप इकोलॉजी। ये आपका था किस आधार पे था? आवास के आधार पे, यानी कि निवास स्थान के आधार पे। ठीक है, ये आपका इकोलॉजी था। अब इकोलॉजी पर भी, इकोलॉजी डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ द फैक्टर्स होते हैं जो उस पे ऊपर इकोलॉजी डिपेंड करती है। देखिए कैसे,
चाह तो रहा तो मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊं, लेकिन मैं पीपीटी तैयार नहीं कर पाया, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। अब जो इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी इफेक्ट्स बाय नंबर ऑफ फैक्टर, बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। यानी कई फैक्टर्स होते हैं जिससे वो प्रभावित होती है, ठीक है। अब देखिए पहला ही फैक्टर देख लेता हूं मैं, जलवायु, जिसको ही इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। याद रखिए आप लोगों को, जब मैं करा रहा हूं, यानी बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं आपको, यानी कि रटने की जरूरत नहीं, समझते जाइए बस, है ना। जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है। अब देखिए जलवायु के अंतर्गत क्या क्या डिपेंड करता है, वर्षा। आपने देखा होगा जहां वर्षा होगी वहां की इकोलॉजी अलग होगी। कैसी होगी? अलग होगी। क्यों? आपने देखा होगा जहां वर्षा अधिक होगी वहां की इकोलॉजी क्या होगी? घने घने वृक्ष होंगे, घने घने पौधे होंगे, वहां की अलग अलग प्राणी होंगे, ठीक है। जबकि वर्षा को डिपेंड, टेम्परेचर, ताप, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अब देखिए सूर्य के सूर्य के प्रकाश के ऊपर भी डिपेंड करती है वहाँ की वनस्पति, है ना, या वहाँ की इकोलॉजी। यानी कि जो सनलाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है इकोलॉजी, क्योंकि सूर्य की सनलाइट से वहाँ के जो फूड, देखिए आप जानते हैं पेड़ पौधे सनलाइट से ही भोजन प्राप्त करते हैं, और जबकि सनलाइट के अकॉर्डिंग ही वहाँ का जो बॉडी होती है चेंज हो जाती है। आपने देखा अफ्रीका में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो वहाँ के लोग अधिकतर काले हैं। कैसे काले हैं? क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर अधिक रहता है, तो वहाँ के लोग, यानी कि टेम्परेचर, वहाँ की भी जो स्किन होती है वो उसी हिसाब से डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ की जो स्किन है कैसी है? काली, है ना, पड़ जाती है अफ्रीका में। इस टेम्परेचर का मतलब है, यानी कि स्थलीय टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जो स्थल पर टेम्परेचर है, यानी कि स्थल पर टेम्परेचर हो सकता है वहाँ के आसपास ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आता हो तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ज्वालामुखी के आसपास की जो वनस्पति होगी या वहाँ की इकोलॉजी होगी वो चेंजेबल होगी। यानी कि याद रखिए टेम्परेचर की बात यहाँ पर चल रही है, तो टेम्परेचर के कई कारण होते हैं, जैसे वोल्केनो कहीं आया, यानी ज्वालामुखी कहीं आया, है ना, तो जहाँ ज्वालामुखी अक्सर आता रहता है वहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, तो वहाँ की इकोलॉजी भी अलग होगी। वर्षा की, जैसे कि रेनफॉल आप जानते हो, जब वर्षा होगी तो वर्षा की अकॉर्डिंग ही आपकी इकोलॉजी वहाँ की चेंज होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए वर्षा है, जहाँ वर्षा अधिक होती है तो वहाँ के वृक्ष में या पौधों में तो क्या होता है, वहाँ की पत्तियाँ कैसी होती? चौड़ी होती हैं। कैसी होती? चौड़ी होती हैं। जबकि जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पत्तियाँ को डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, वहाँ पत्तियों का रूप कांटों में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे कैक्टस जो वनस्पति है, वहाँ किसको, राजस्थान में जो वनस्पति पाई जाती है वहाँ क्या कटीली है, क्योंकि वहाँ राजस्थान में क्या पाए जाते हैं, टेम्परेचर अधिक रहता है, मरुस्थली डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे क्या पाएगा, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, वनस्पति कैसी है आप जानते हो। वहाँ जो हम लोग जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे हरे हरे पौधे, वहाँ की चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ, लेकिन वहाँ पे कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। इसकी अपेक्षा, है ना। चलिए विंड, हवा यानी कि हवा के अनुसार भी वहाँ की इकोलॉजी चेंज होती है। हवा का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। ये होगी आपकी जलवायु के बाद आ गई स्थलाकृति। स्थलाकृति से स्थलाकृति का अर्थ हो गया एक तरह से, उसकी स्थलाकृति क्या ऊंचाई पर है या
ढलान पर है, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई पे जैसे जैसे आप जाते हो, ऊपर जाते हो, यानी कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होता है, जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, आपको स्नोफॉल यानी कि वर्षा भी होगी वहाँ पर। वर्षा बर्फ़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्नोफॉल भी होता है, रेनफॉल भी वहाँ अधिक होता है, रेनफॉल। तो जब रेनफॉल अधिक होगा तो वहाँ की वनस्पति अन्य की अपेक्षा अलग होगी, यानी कि वहाँ की वनस्पति की, सभी की इकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ की इकोलॉजी अलग होगी, ठीक है। ढलान, अब ढलान की बात चल रही है यहाँ पर। अब देखिए स्लोप की बात कर रहे हैं हम, स्लोप जिसको बोलते हैं ढलान, स्लोप। अब स्लोप में जैसे देखिए आपने, स्लोप यदि हमारा उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर क्या होता है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, सीधी पड़ती है ना, और साउथ में कम रहती है। तो जैसे हम नॉर्थ की ओर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है अधिक, है ना। और जब साउथ की ओर जाएंगे तो वहाँ पे हरे वृक्ष मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, हरे वृक्ष, ग्रीन प्लांट्स। साउथ की ओर जाएंगे हम, यानी ढलान जो हमारा साउथ की ओर होगा तो हमें ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे, जबकि नॉर्थ की ओर होगा, मैं जैसे जैसे नॉर्थ की ओर जाएंगे उसमें कैसे होगा, यानी कि उसमें चेंजिंग आती रहेगी, ठीक है। इसका कितनी आ गई, जैविक कारक, जैविक कारक या जीवी, जैवी बोल लो, जैवी, सॉरी, जैविक कारक, है ना। जैविक कारक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर कई प्रकार की जीव जंतु प्राणी, कई यानी पूरे कई विभिन्न जाति के जीव जंतु प्राणी, है ना, आदि होंगे, तो वहाँ एक कंपटीशन की भावना होगी। क्या होगी, कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा, है ना, यानी कि कंपटीशन की भावना, है ना, कंपटीशन की भावना होगी। तो कंपटीशन की भावना में वही जीव जंतु अथवा प्राणी जीवित रह पाएगा, जो प्रतिस्पर्धा में जीत जाएगा, है ना, जीतेगा, उसी को क्या प्राप्त होगा, क्योंकि इनके मन में कंपटीशन क्या होता है, वायु प्राप्त करने का, जल प्राप्त करने का, सनलाइट प्राप्त करने का। जब किसी स्थान पर विभिन्न जाति के पेड़ पौधे जीव जंतु आदि रहते हैं तो उनके मध्य में इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के मध्य में प्रतिस्पर्धा रहती है ना। क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, और जो जीत जाता है वही इनको प्राप्त कर पाता है। तो इनके मन में कंपटीशन की भावना हो गई, ठीक है। अब परजीवी, यानी जैविक कारक है परजीवी, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसके ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पे। जैसे अमरबेल, अमरबेल क्या है, दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं, किस पे होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। परजीवी, सहजीवी, सहजीवी यानी कि
ये एक जो पौधे होंगे एक दूसरे के ऊपर यानी साथ के साथ बड़े होंगे और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, सहजीवी यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे लाइकेन को शैवाल और कवक के बीच की शैवाल और कवक होता है, एक चीज कवक ही होता है सर, कवक के बीच की कड़ी कहा गया है। लाइकेन को शैवाल और कवक के बीच की कड़ी कहा गया है, क्योंकि जो लाइकेन की उत्पत्ति होती है शैवाल और कवक के साथ होती है ना, शैवाल और कवक के साथ होती है। ठीक है, अब देखिए ये जैविक कारक हो गए थे। इसके बाद हम मेन चीज लेते हैं मिनरल्स या मृदा। देखिए मृदा का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, यानी मृदा के आधार पर भी वनस्पति चेंज होती है ना, यानी कि वहाँ की इकोलॉजी चेंज होती है। क्यों? मृदा में ही कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, और मिनरल्स पाए जाते हैं तो मिनरल्स के आधार पर ही वहाँ की भी इकोलॉजी चेंज हो जाती है ना। ठीक है, जैसे आप जानते हो ब्लैक सॉइल में आपकी जो प्लांट्स वगैरह होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, क्ले सॉइल में अलग होंगे। ठीक है, हिल एरिया में आपकी जो इकोलॉजी होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिनरल्स में भी आपकी अलग अलग इकोलॉजी होती है, यानी कि मिनरल्स के कारण भी इकोलॉजी इफेक्टेड रहती है। एक मिनट, आज गर्मी ज़्यादा है तो बार पसीना आ रहा है। ठीक है, चलिए लगभग मुझे ख्याल से जो आपका टॉपिक जो इकोलॉजी का था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। आज नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इकोसिस्टम। ठीक है, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया जो मैंने कराया है उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कॉपी पेन उठाइएगा, कॉपी पेन के साथ उसको देखिए, उसको लिखिए, कॉपी करें, बिना देखे लिखिए फिर उसके बाद। क्योंकि अब आप लोग कह रहे हो कि जैसा कि मेरे को लगातार सुनने में मिल रहा है कि आप लोग खुद मुझसे कह रहे हो कि सर इस बार बैक बहुत ज़्यादा है, ये कॉपी सही से चेक नहीं हुई। लेकिन ऐसा इसलिए आपको लगता है बेटा कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हम लिखते कुछ और है, और जब लिखोगे कुछ और तो फिर मार्क्स भी उसी आधार पर आएंगे। क्योंकि कॉपियाँ जब सही से चेक हो जाती हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट के लिए, याद रखिए। इसलिए हमको वही लिखना है जो क्वेश्चन पूछा जाए, उसी के रिलेटेड लिखना है, उसी टॉपिक का आंसर देना आपको। ठीक है, और यदि कोई डाउट्स रह जाता है इसमें तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझसे पूछिएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।